ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो हिंदी के लेसन नंबर 5 है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो लिखा है सुनील शास्त्री जी ने। तो ये सुनील शास्त्री जी कौन है, उनका परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म 1950, उनका जन्म हुआ था 1950 में। परिचय: सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सुनील शास्त्री है वो प्रधानमंत्री, हमारे जो द्वितीय सेकंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके पुत्र है सुनील शास्त्री। आप एक राजनेता के अलावा एक कवि और लेखक भी हैं। तो यहाँ पे आप नहीं, वह होगा, मिस्टेक है। तो वह एक राजनेता तो थे, उनके अलावा कवि भी थे, पोएम्स लिखते थे, और लेखक भी थे। लेखक मतलब लेसन्स लिखते थे। तो ये उन्होंने एक लिखा है ये लेसन जो हम लोग करने वाले हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव था। तो यहाँ पे भी उनको आएगा। उनको कविता, तो उनको कविता, संगीत और सामाजिक कार्य मतलब पोएम्स, सॉन्ग्स और सोसाइटी के काम में ज़्यादा लगाव था, ज़्यादा पसंद था। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। तो अगर सामाजिक सोसाइटी में कोई बदलाव हुआ, कोई आर्थिक फाइनेंशियल में कुछ बदलाव हुआ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, तो उस पर वो अपने थॉट्स, अपने विचार व्यक्त करते। किसके थ्रू? पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो अपने विचार व्यक्त करते। प्रमुख कृति: लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो ये बुक है एक, मेरे बाबूजी, जो सुनील शास्त्री जी ने लिखा है, उनका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है। फिर आते गद्य संबंधी की तरफ। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारिता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो ये संस्मरण क्या होता है? मेमोरी। तो लेखक के मेमोरी, क्योंकि लेखक के पापा थे, लेखक के पिताजी थे, तो उनके मेमोरीज़ को लेके लेखक ने उनके जो भी आदत है, ईमानदारी जो उनकी है, सादगी, सरलता, सच्चाई, ये सब के ऊपर ये लेसन लिखा है। तो अब लेसन की तरफ आते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। तो पहले लाइन में लिखा है कि हमने अपने जीवन में, लेखक ने अपने जीवन में बाबूजी, जब बाबूजी थे उनके रहते अभाव मतलब कमी नहीं देखी, कभी कोई चीज़ की कभी कमी नहीं थी उनको। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था। अब यहाँ पे बोला है कि उनके न रहने के बाद, उनके जाने के बाद जो भी अभाव मुझ पर बीता वो अलग दूसरे तरह का था, दूसरे तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। अब उनके बाबूजी के गुजर जाने के बाद या उनके बाबूजी के चले जाने के बाद लेखक को एक दूसरी तरह का अभाव हुआ। वो अभाव में उन्होंने क्या किया? उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे नौकरी करने से पहले जब मैं जन्मा था, जब बाबूजी के साथ मैं जन्मा था, तब बाबूजी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। बाबूजी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर को उस ज़माने में पुलिस मंत्री कहा जाता था। याद रखना है कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि वो उनके बाबूजी, उनके पिताजी गृह मंत्री थे, तो उनके पास, वो कल्पना करते थे कि उनके पास एक बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ तो गाड़ी थी, वह थी इम्पला शेवरलेट। तो जब उनके बाबूजी प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तब उनके पास जो गाड़ी थी वह थी इम्पला शेवरलेट। ये एक गाड़ी का नाम है, वो टाइम पे बहुत ही बड़ी और आलीशान गाड़ी माना जाता था, इम्पला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाऊं। तो लेखक कह रहे कि उस गाड़ी को देख देख के बड़ा मन करता था, उनका बहुत मन करता था कि कभी मौका मिले तो उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था। आखिर वो किसके लड़के थे? प्रधानमंत्री के लड़के थे। कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये प्रधानमंत्री का लड़का होना कोई मामूली बात नहीं है। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया।
तो सोच सोच में एक दिन ऐसे ही कल्पना कर रहे थे और एक दिन मौका मिल गया गाड़ी चलाने का। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी। अब थोड़ा थोड़ा देख देख के उनकी हिम्मत भी खुल रही थी, मतलब जो पहले डर रहे थे अभी थोड़ा थोड़ा हिम्मत खुल रही थी। ऑर्डर देने की हिम्मत खुल रही थी कि उनके नौकर होते रहेंगे तो नौकरों को ऑर्डर दे सके, ऐसी हिम्मत खुल चुकी थी। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा। तो लेखक कह रहे हैं कि फिर उन्होंने उनके बाबूजी के निजी सचिव मतलब सेक्रेटरी से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो लेखक ने कहा, सुनील शास्त्री जी ने कहा उनके सचिव से, किनके सचिव से? बाबूजी के सचिव से, सेक्रेटरी से कहा कि सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए कि इम्पला शेवरलेट जो गाड़ी थी उसको लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। ठीक है, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अब 2 मिनट में, जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, वैसे ही 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं। अब यहाँ पे सुनील के भाई हैं अनिल, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। ठीक है, तो अनिल भैया ने कहा, क्या कहा अनिल भैया ने? कि मैं इसे चलाऊंगा नहीं। अनिल भैया ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसे गाड़ी को नहीं चलाने वाला, तुम ही चलाओ। उन्होंने सुनील को कहा चलाने। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी। वो आगे बढ़े, लेखक आगे बढ़े और ड्राइवर से चाबी मांग ली। बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। तो यहाँ पे सुनील शास्त्री जी गए आगे, ड्राइवर से चाबी मांग ली और बोले कि तुम बैठ जाओ। ड्राइवर को बोला कि आप बैठ जाओ, आराम करो और हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। तो गाड़ी लेकर अनिल और सुनील शास्त्री दोनों लेकर चले गए और फिर बोले कि क्या शान की सवारी थी। ये मेमोरीज है उनकी, वो सोच के लिखे थे ये लेसन। तो क्या शान की सवारी थी, ऐसा सोचने लगे कि वो सवारी भी क्या शान थी, मतलब कितना स्टैंडर्ड वाला सवारी था। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। झुरझुरी मतलब कापना, कपन हो सकता है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा। तो जहाँ खाने गए थे वो गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए और फिर बातचीत करते करते उनको समय का ध्यान ही नहीं रहा और देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। तो दोनों को याद आ गया कि बाबूजी आ गए होंगे अभी तक। फिर वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। अब घर का फाटक मतलब डोर होता है, घर के दरवाजे से पहले ही गाड़ी को रोक दिए। अब क्यों रोके आगे पता चलेगा। उतरकर गेट तक आए और फिर घर के दरवाजे से पहले ही गाड़ी रोक दी और उतरकर गेट तक आए। संतरी को हिदायत दी। संतरी मतलब वॉचमैन, जो भी पहरे दे रहा है, द्वारपाल, उनको संतरी बोलेंगे। हिदायत मतलब इंस्ट्रक्शन। तो संतरी को इंस्ट्रक्शन दिया, ये सल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। तो वो गेट तक चल के आए, फिर बोले, संतरी को बोले कि सल्यूट नहीं मारना है, बस धीरे से गेट खोल दो, बिना आवाज़ करे गेट खोल दो, और फिर अगर वो आवाज़ करे तो गेट को बंद मत करो, उसको खुला रहने दो। अब ये क्यों बोला है, ये आगे लिखा है। बाबूजी का डर। तो ये सब इसलिए बोला गया क्योंकि उनको बाबूजी का डर था। वह खटपट सल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर वो पहरेदार, वो वॉचमैन सल्यूट मारा और उनका दरवाज़ा बंद किया तो आवाज़ आएगी, और आवाज़ आई तो उनके बाबूजी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चल जाएगा कि वो लोग आ चुके हैं। वे बेकार में ही पूछताछ करेंगे। तो अगर आ गए तो वो आ जाएंगे, अगर आ गए और लाल बहादुर शास्त्री उनके बाबूजी ने देख लिया तो वो बेकार में ही पूछताछ करेंगे, ऐसा सुनील शास्त्री जी लेखक सोच रहे हैं। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। तो अभी रात को अभी ये बात ताज़ा है और सुबह तक ये बात पानी पड़ चुका होगा, मतलब बात पुरानी हो चुकी होगी। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। तो संतरी को जैसे बोला गया था उसने वैसे ही किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। तो बाकी दोनों भाई दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से घुसे और जाते ही, जैसे ही पहुँचे वैसे ही उनकी अम्मा मिली। अम्मा मतलब उनकी माता जी। पूछा, बाबूजी आ गए? तो लेखक ने पूछा कि बाबूजी आ गए, क्या कुछ पूछा तो नहीं? तो अम्मा बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया।
तो ये दोनों का कन्वर्सेशन है जिसमें लेखक पूछ रहे कि बाबूजी आ गए, तो और फिर पूछ रहे आगे कि कुछ पूछा तो नहीं। तो उनकी माताजी बोल रही कि हाँ वो आ गए और उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। अब क्या बताया वो नहीं बताया, आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो लेखक को आगे ये सुनने के बाद कि वो आ चुके और उन्होंने पूछा था और फिर उनकी अम्मा ने बता भी दिया, तो ये सुन के उनकी कुछ हिम्मत आगे नहीं पड़ी यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर अब यहाँ पे फिर उनको ये हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बाबूजी ने क्या पूछा, क्यों पूछा, कितना पूछा, क्या पूछा, वो सब पूछने की उनकी अम्मा से हिम्मत नहीं पड़ी। फिर हिदायत दी, फिर उनकी मम्मी को, उनकी माताजी को इंस्ट्रक्शन दिया, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। तो यहाँ पे उनकी मम्मी को इंस्ट्रक्शन दिया कि सुबह किसी को हमारे कमरे में मत भेजिए। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। तो यहाँ पे वो लेखक अपने माताजी को कह रहे कि अभी मुझे सुबह सुबह मेरे कमरे में किसी को मत भेजिएगा क्योंकि रात देर हो गई है और सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो यहाँ पे टाइमिंग दिया कि 5:30 और पौने 6 के बीच में किसी ने तो दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, लेखक की नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ से कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। तो यहाँ पे लेखक ने बड़े ही तेज़ आवाज़ से कहा कि देर रात को आया हूँ और वो सोना चाहते हैं तो सोने दो, ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। तो यहाँ पे लेखक अपना जो सोचे थे वो एक्चुअल उनका लिखा है कि लेखक ने सोचा था कि सुबह 5:30 और पौने 6 के बीच में कोई नौकर आया होगा जो उन्हें जगा रहा है और चाय दे रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि देर रात को आया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ तो सोने दो। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। तो यहाँ पे फिर से दरवाजे पर दस्तक पड़ी तो लेखक को उठना पड़ा अपने बिस्तर से। झुंझलाना जोर से बिगड़ने के मूड में, क्योंकि नींद खराब हो गई थी उनकी तो उनका मूड वैसा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़े और बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। तो कुछ बड़बड़ा रहे थे और फिर दरवाज़ा खोल दिया। पाया बाबूजी खड़े हैं। तो उन्होंने क्या देखा, दरवाज़ा खोलकर बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ ना सूझा। जब उन्होंने अचानक देख लिया कि सामने दरवाजे के सामने उनके बाबूजी खड़े, तो उन्हें कुछ ना सूझा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने डायरेक्ट माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ, वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ। अब लेखक कहते हैं कि बेध्यानी मतलब गलती से, ध्यान नहीं था और ये सब मैंने बोल दिया। इसके तो उनके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ में चाय पीते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटे को बुलाते हैं कि आओ हम लोग अब चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। लेखक कहते हैं ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। अब जैसे ही ठीक है कहा, उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और टेबल पर चाय के लिए पहुंच गए। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। अब लेखक को लगा कि उन्हें सारी राम कहानी, अम्मा ने तो बता ही दिया था जो भी कल हुआ था तो सब मालूम है, लेकिन उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट, तर्क मतलब आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तर्क मतलब आर्ग्यूमेंट, फिर बता रही हूँ, आर्ग्यूमेंट होता है, नहीं किया। तो लेखक के पिताजी ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, मतलब वो बात ही नहीं निकाली, कल रात की बात नहीं निकाली, न कुछ जाहिर होने दिया और ना ही कुछ पता चलने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो पर तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी उनको फिर सवाल कर रहे हैं, उनको चाय पीते पीते सवाल किया कि उनकी अम्मा ने कहा था कि तुम लोग आ गए। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पत्नी से पूछा कि तुम लोग कि ये दोनों अनिल और सुनील कहाँ हैं, तो उनकी अम्मा ने कहा कि आ गए हैं घर, लेकिन तुम लोग अब कह रहे हो कि रात को बड़ी देर से आए, तो कहाँ चले गए थे। तो पूछा कि कहाँ गए थे। तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। लेखक ने जवाब दिया कि एक जगह पे खाने को चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे। अब लाल बहादुर शास्त्री जी पूछ रहे और प्रश्न कर रहे कि खाने पर कैसे गए थे।
जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर थी। अब फिएट गाड़ी वो डेली की रूटीन में यूज़ करते थे। जब अगर कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को या कहीं उनके बेटों को जाना होगा कहीं पे घूमने या कहीं जाना होगा किसी से मिलने, तो वो ज़्यादातर फिएट गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी सोचने लगे कि तुम लोग गए कैसे, अगर फिएट गाड़ी घर के सामने थी और तुम लोग लेट आए, और तुम लोग लेट भी आए, मेरे से भी लेट आए, तो तुम लोग गए किस गाड़ी से। मतलब उनको पूछने का मतलब है कि वो गाड़ी कौन सा लेकर गए थे। तो लेखक को कहना पड़ा कि हम इम्पला सेवरलेट लेकर गए थे। इम्पला सेवरलेट वो टाइम पे बहुत ही महंगी गाड़ी थी और बहुत ही शान वाली गाड़ी थी, तो ये उनके घर में बहुत ही कम इस्तेमाल होता था। इवन लाल बहादुर शास्त्री जी भी बहुत कम यूज़ करते थे, ये आगे लिखा होगा। तो बोले तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। तो लेखक को बोले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि अब आप लोग को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक हो गया है। बाबूजी खुद इम्पला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। अब ये रीज़न था कि इम्पला सेवरलेट नहीं लेना चाहिए था कि बाबूजी, उनके जो पिताजी हैं, वो इम्पला का यूज़ ना के बराबर, मतलब बहुत ही रेयरली यूज़ करते थे। कब निकालते थे, अगर कोई गेस्ट आ रहा हो, कोई स्टेट का गेस्ट, कोई बड़ा गेस्ट आ रहा हो, तभी इम्पला सेवरलेट निकलती थी, वरना वो ये फिएट गाड़ी ही यूज़ करते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख को इशारा किया। अब यह बात सुन के सुनील मतलब जो लेखक है, उन्होंने उनके भाई अनिल को आँखों की तरह इशारा किया। मैं समझ गया था कि इशारा इजाज़त का है। अब उनको लगा कि ये जो उनके पिताजी ने कहा, तो उनको लगा कि अब हम लोग इम्पला यूज़ कर सकते हैं, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा उनको लगा। किसको लगा, लेखक को और उनके भाई को। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। अब जैसे ही उनकी चाय खत्म हुई उनके पिताजी की, तो उन्होंने सुनील को कहा कि ज़रा ड्राइवर को बुला दो। मैं ड्राइवर को बुला लाया। अब वो गए और ड्राइवर को बुला लाए। लेखक ड्राइवर को बुला कर लाए तो उन्होंने पूछा, तुम लोग बुक रखते हो ना। अब लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी पूछ रहे, किससे पूछ रहे, ड्राइवर से पूछ रहे कि तुम लोग बुक रखते हो ना। उसने हाँ में उत्तर दिया। तो जो ड्राइवर था उसने हाँ बोला। उन्होंने आगे कहा, लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी ने आगे कहा कि एंट्री करते हो। उनको पूछा कि एंट्री करते हो, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। तो लेखक के पिताजी पूछते हैं कि क्या आप एंट्री करते हो, ड्राइवर को पूछ रहे कि क्या एंट्री करते हो कि कल ये लोग ने कितनी गाड़ी चलाई। तो वह बोले 14 किलोमीटर। तो ड्राइवर बोल रहा है कि 14 किलोमीटर ये लोग ने चलाई। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तो लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तुम ये भी लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग के लिए गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तब भी मैं उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। तो अब ड्राइवर को लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि कल जो ये लोग ने 14 किलोमीटर इस्तेमाल किया गाड़ी का, वो उसकी एंट्री कर लो। ये बोलने के बावजूद भी सुनील अनिल, उनके दोनों बेटों को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने उनकी माँ को बुलाने बोला, तो सुनील गए, अपनी माँ को बुलाया। अम्मा जी के आने पर बोले, अब जैसे ही उनकी अम्मा जी, उनकी मम्मी, उनकी माता जी आ गई, तो उनके पिताजी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करवा दे। अब यहाँ पे लेखक लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी को बोल रहे कि अपने बेटे सहाय साहब को कह देना कि जो 14 किलोमीटर कल चलाए थे, उसके लिए प्रति किलोमीटर के लिए 60 पैसे दे देना है। 60 पैसे के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करवा दे। मतलब उनके बेटों के लिए भी गाड़ी चलाना फ्री में नहीं है, बेमतलब का गाड़ी नहीं चलाना है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। तो जैसे ही उनके पिताजी ने ये सब कहा, तो वो और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी,
तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। तो ये सुनकर उनको बहुत रोना आया और जाके काफ़ी देर तक कहाँ रोए, बंद कमरे में रोने लगे। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। ये पैराग्राफ में लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और अपनी जो पुरानी यादें हैं उसको ताज़ा कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ में पहले मैं रीड कर लेती हूँ आधा, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वरना एक एक लाइन रीड करने से आपको समझेगा नहीं। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति के आने पर, सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पत्नी से बात कर रहे हैं, तब वो बोल रहे हैं कि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें जो बोल रहे हैं वो नीचे लिखा है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं शान के तहत, अपने शान के तहत नहीं बोल रहा हूँ। मेरी शान है इसके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये बातें अब हमारे लिए आदर्श मतलब डिसिप्लिन्स बन गई है। अब ये जो राजनीति के आने के बाद मैंने सरकारी पद पाया है, उसका मैं दुरुपयोग, उसका गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। मतलब उनमें गलत इस्तेमाल मतलब बहुत ही सीधे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने जो सरकारी पद है, जो उनको प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का जो पद मिला था, उसका कभी गलत उपयोग नहीं किया है। अब वो कैसे नहीं किया है वो बताते आगे। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी में आते हैं। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, उन्हें रोज़ाना साइकिल से भेजते हो, कभी बारिश होने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हो, लेकिन दूसरों लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी में आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। अब आगे लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि वो बच्चे छोटे हैं, तो उन्हें कलेजा मतलब छाती चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा ये समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि ये समझाना बहुत ही कठिन है कि अब मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी ये समझाने के लिए मैं कभी कभी मेरे बच्चों को अपने गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अपने सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि अपना जो सरकारी ओहदा है उसको छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह बातें फिर जिक्र कर रहा हूँ, मतलब ये बातें हो चुकी है और उन्हें फिर से उनका जिक्र किया जा रहा है ताकि ये बातें ताज़ा हो और उन्हें नया महसूस होना है। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावाट में खड़ा रह सके। अब लाल बहादुर शास्त्री जी पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी इसलिए निकाल रहे हैं कि अभी उन्हें एक बहुत ही तूफानी मतलब एक कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो ये सब पुरानी बातें निकाल के संजो रहे और संवार रहे हैं। ठीक है, ताकि उनका थोड़ा मन ताज़ा महसूस हो, इसलिए ये सारी बातें निकाल रहे। तो ये सब बातें जो जो उनको पता है, लेखक को मतलब उनके बेटे को सुनील शास्त्री जी को, उन्होंने सारे इस लेसन में बताया है। ये लेसन बहुत ही कन्फ्यूजन है, मतलब जो पार्ट चालू है उसको एंडिंग में डाला है। अब उनका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये जो बोल रहे हैं कि आज के इस तूफानी झंझावट में खड़ा रह सके, ये लाइन का मतलब क्या है वो हमें लास्ट पेज पे पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसको पहले बताया ताकि एक टाइप का लेसन में इंटरेस्ट बढ़े कि ये बात क्या है जो आगे हम लोग को पता चलने वाली है। याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन। अब यहाँ से कौन बोल रहे हैं? यहाँ से लेखक बोल रहे, सुनील शास्त्री जी बोल रहे कि याद आता है जो बचपन के हसीन दिन है, मतलब हैप्पीनेस वाले दिन हैं, वो याद आ रहे हैं। वे पल, वो टाइम जो मैंने बाबूजी के साथ बिताया, जो पल जो समय मैंने अपने बाबूजी के साथ बिताया वो मेरे को याद आ रहे हैं। वे अपने व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसे गर्व अनुभव करता था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तिगत पर्सनल काम
लेखक को सौंप देते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्हें गर्व महसूस होता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। होड़ मतलब कंपटीशन थी। दो भाई थे तो दोनों भाइयों में एक टाइप का कंपटीशन लगा रहता था, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। तो उनका होड़ किस बात का कंपटीशन दोनों भाइयों में रहता था कि कौन कितने क्लीन से और कितना ज़्यादा काम कर सकता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे सुनील को कहा कि मेरी अलमारी, उनकी अलमारी बहुत ही गंदी हो रही है, ख़राब हो रहा है, तो उसे ठीक कर दो और कमरा भी क्लीन कर देना। तो मैंने स्कूल से लौटकर, तो लेखक ने स्कूल से लौटकर सब कर डाला। ठीक है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। तब तो ये सुन के क्या हुआ कि एक दिन स्कूल से लौटकर सुनील मतलब लेखक ने उनका सारा कमरा और उनका अलमारी क्लीन कर दिया, लेकिन दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले उनको बाबूजी ने बुलाया और पूछा कि तुमने जो किया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से किया और मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे कुर्ते कहाँ हैं। अब कौन से कुर्ते वो आगे पता चलेंगे। मैं बोला, लेखक ने कहा कि वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। अब लेखक कह रहे कि वो कुर्ता जो यहाँ से भी फटा हुआ था, वहाँ से भी फटा हुआ था, तो आप क्या करोगे इसके लिए, मैंने किसको दे दिया, अम्मा को दे दिया। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है। फिर ये लेखक के ये बात बोलने पर उनके पिताजी पूछे कि ये कौन सा महीना चल रहा है। तो लेखक ने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का लास्ट वीक। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा। तो उनके पिताजी ने आगे बोला कि अब नवंबर आएगा, अक्टूबर का लास्ट वीक चालू है, जाड़े के दिन होंगे तब ये सब काम आएंगे। तब आगे लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि आगे जाड़े के दिन, सर्दी के दिन होंगे तब ये कुर्ती काम आएगी, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना, जब जाड़े के दिन आएंगे तब ये कुर्ती काम आएगी और उसके ऊपर कोट पहन लेंगे तो फटा कुटा भी नहीं दिखेगा। ये मैं देखते रह गया। अब ये इतने बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी इतने अमीर है, फिर भी उनको छोटी छोटी चीज़ों का कद्र है, ये देखकर लेखक देखते रह गए, मतलब लेखक चौंक गए। क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। तो जो बाबूजी, उनके लेखक के बाबूजी जो कपड़ा यूज़ करते थे वो खादी था। खादी एक महंगा टाइप का कपड़ा होता है। तो लेखक को उनके पिताजी ने कहा कि ये जो खादी का कपड़ा है बड़ा मेहनत से बनता है, जो खादी के कपड़े हैं वो बड़े मेहनत से बनते हैं और बिनने वालों का बहुत मेहनत होता है इसमें, तो इसके लिए इसका जो एक एक सूत है, मतलब एक एक जो धागा है उसको काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ देना शुरू किया। तो यही सुन के, ये सब पे ध्यान देके जब ये सुना लेखक ने, तब उन्होंने उनके बाबूजी के कपड़ों पर ध्यान देना शुरू किया। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत में से रहते हैं, मैंने देखा था। अब लेखक ये सुन के अपने पिताजी के क्या पहनते, कैसे पहनते, कितना यूज़ करते हैं, उनको उनके पिताजी को वेस्टेज नहीं पसंद था, तो वो कैसा यूज़ करते वो सब पे ध्यान देने लगे। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। तो ये सब मेमोरीज है जो लेखक ने बताया है इसमें। और तो एक बार उनकी मेमोरी में क्या बताया था कि उनके पिताजी ने उनकी अम्मा को एक कुर्ता दिया और बोला कि इसका रुमाल बना दो, मतलब कुर्ता फट गया तो ऐसा नहीं कि अमीर लोग हैं तो फेंक देंगे, ऐसा नहीं, उनको बहुत ही कद्र थी, तो इसके लिए उन्होंने उनकी अम्मा को बोल के क्या बोला, रुमाल बनाने। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप में आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ उनके अपने व्यक्तिगत का आकर्षण था। अब वो बता रहे कि उनके बाबूजी का एक अलग ही तरीका था, एक अलग ही तरीका था जो मुझे आकर्षित करता था। अगर वो उस दिन बोलते कि सुनील तुम्हें
खादी को प्यार करना चाहिए, मतलब खादी का जो खादी कपड़ा है उस पर उसको ध्यान से अच्छे से रखना चाहिए। तो शायद उनके लेखक को समझ में नहीं आता ये बात, लेकिन जब लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी ने खादी का उपयोग खुद अपने जीवन में बताया, उनका व्यक्तिगत बताया, तब उनको खादी के प्रति आकर्षण हुआ। लेखक को खादी के प्रति आकर्षण हुआ। जो अपने में सामने वालों को बांध लेता है, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पे उतारू हो जाता था। तो ये पैराग्राफ में ये बता रहे कि अगर बाबूजी सीधी तरीके से आते और मुझे कहते कि खादी से प्यार करो, तो मैं ये बात नहीं समझता और मुझे ये बात मेरे मन में नहीं आती। लेकिन जब उन्होंने खुद खादी का इतना अच्छे से यूज़ किया, इतना अच्छे से उसका इस्तेमाल किया, तब उनको आकर्षण लगा और वो भी समझ गए कि खादी का कितना यूज़ है। तो ये पैराग्राफ में बताया। फिर अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। अब इसमें लेखक की अम्मा ने जो उन्हें बचपन में बताया था, वह सब वो याद करके ये इसमें लिख रहे। तो उनकी अम्मा ने क्या बताया था कि उनकी शादी में उनको चढ़ावे के नाम पर सिर्फ कितने ग्राम, 5 ग्राम सोने के गहने मिले थे। लेकिन जब उनको विदा किया गया रामनगर से, रामनगर गांव का नाम दिया है कि यहाँ से जब विदा किया तब उनके मुंह दिखाई में गहने मिले। तो उनको मुंह दिखाई में गहने मिले और उनकी शादी में सिर्फ चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोना दिए थे। ठीक है, तो ये उनकी अम्मा ने उनको बचपन में बताया था, तो वो सब वो लेसन में लिख रहे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग दुर्गंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बता रहे, जो हम लोग ने पढ़ा कि लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पत्नी से कह रहे, अपनी यादें ताज़ा कर रहे, तो उनकी उसमें बताया था एक कि तूफ़ानी झंझावट है। तो ये थी प्रॉब्लम। क्या थी प्रॉब्लम, देखते। तो जब वो लोग शादी के बाद बहादुरगंज ये मकान में रहे थे, जब ये मकान में आए तब उन दिनों में उनके बाबूजी के चाचा, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा जी को कोई घाटा लग गया, कोई लॉस हो गया। किसी तरह से बाकी का रुपए देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और ना ही इसके बारे में कभी पूछताछ की। तो एक बार जब वो कहाँ पे थे, बहादुरगंज के मकान में थे, तब उनके बाबूजी के चाचा, मतलब लेखक लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा जी को कोई लॉस हो गया। तो उनका जो बाकी का रुपए बचा था देने को, उनकी जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री जी के पर आ गई। तो ये क्यों हुआ, कैसे आया, इसकी जानकारी लेखक की माँ ने नहीं पूछा और ना ही उसको पूछने की कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहने की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। तो इसमें बताया कि जब दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरी को समझाते हुए जब लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी को दुनिया की मुसीबतें और उनकी मजबूरियां बता रहे थे, तब फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनकी पत्नी से उनके गहने मांगे। तो उनकी पत्नी को क्षण भर, एक सेकंड के लिए अजीब सा लगा और उन्हें गहने देने में हिचकिचाहट हुई। हिचकिचाहट मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, हिचकिचाहट हुई। लेकिन फिर उन्होंने आगे सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की जो प्रसन्नता होगी उनमें ही उनकी पत्नी की खुशी है, तो इसलिए उन्होंने गहने दे दिए। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। तो ये गहने के नाम है टीका, नथुनी, बिछिया। ये 3 गहने रख लिए, बाकी वो सारे गहने वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। तो ये 3 क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये उनके सुहाग वाले गहने थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी?
तब जो जिस दिन उन्होंने गहने लिए उस दिन तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अगले दिन वो आए, अपने पीड़ा नहीं रोक सके और आए पूछने लगे कि तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी, जब मिर्ज़ापुर जाओगे, मिर्ज़ापुर उनके शायद माँ का घर था, तो जब वहाँ पे जाओगे तब लोग जब गहनों के बारे में पूछेंगे कि गहने कहाँ हैं, तब क्या कहोगे? हम मुस्कुराई और कहा, हम मुस्कुराई मतलब उनकी पत्नी लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने, और सुनील शास्त्री जी की माता ने मुस्कुराया और कहा, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने उसका बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए। तो गांधी जी जो कहते थे कि खुद के देश का पहनो, गांधी जी खुद एक धोती खाकी पहन के घूमते थे, तो उनके फॉलोअर्स हैं हम, इसके लिए मैंने गहने पहनना छोड़ दिया, ये बहाना वो बनाने वाली थी। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। अगर ये बहाना बोलेगी वो कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी, तो उन पे कोई भी शक नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे। अब ये बातें कौन बोल रही है? लेखक की माता बोल रही है लेखक को बचपन में। तब इसलिए वो बोले कि तुम्हारे बाबूजी की तनिक चुप रहे। वो टाइम पे आपके बाबूजी मेरे ये बोलने पर आपके बाबूजी ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोले तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है। फिर क्या बोले उन्होंने कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनकी अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ और इसे मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। अब आगे लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे हैं अपनी पत्नी को कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारी शादी एक अच्छे घर सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जो है वो है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने सारे गहने ले लिए थे उनकी पत्नी के, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें आराम तो मैं दे नहीं पा रहा और साथ ही तुम्हारे बदन के, तुम्हारे बॉडी के सारे गहने ले रहा हूँ। हम बोली, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए, आप इस गहनों की चिंता ना करें। तो वो आगे बोल रही है कि मेरा जो असली गहना है वो तो है ही, मतलब वो लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ बता रही है और बोल रही है कि मेरा जो असली गहना है वो तो है, अब ये बाकी गहनों की चिंता मत कीजिए, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। ये सब जो गहने हैं ये सब समय, जब पैसे आ जाएंगे तब ये फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगता रहता है। तो फिर आगे वो बोलती है कि हमेशा ऐसे ही दिन नहीं रहने वाले, दिन बदलने वाले, और सुख दुख तो जीवन में लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से। तो ये पूरा लेसन निकाला था लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, ये बुक से पूरा लेसन निकाला है। और ये किसने लिखा है? सुनील शास्त्री जी, उनके बेटे ने। इसमें उन्होंने अपने पूरे, उनके पिताजी के पूरे लाइफस्टाइल को बताया है, उनकी माँ ने उनको जो बोला था, उन्होंने जो उनकी माँ को बोला था, ये सब ये लेसन में बताया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पूरे डिसिप्लिन्स, उनकी सरलता, उनकी क्या क्या आदत है, उन्होंने ये बुक में कवर किया है और ये बुक में से एक छोटा सा लेसन दिया है।